हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत विध्रुव और वैद्युत विध्रुव का आघूर्ण अर्थात विध्रुव आघूर्ण। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए देखते हैं वैद्युत विध्रुव किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश और कुछ दूरी पर ये माइनस क्यू आवेश, यानी दोनों का परिमाण समान है, ठीक है, परंतु चिन्ह विपरीत हैं, एक प्लस एक माइनस, यानी ये दोनों विजातीय आवेश हैं जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हैं। मान लो इनके बीच की दूरी 2a। तो यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर यानी कम दूरी पर स्थित हों तो हम इसे कहते हैं वैद्युत विध्रुव। द्विध्रुव मतलब जिसमें दो आवेश हों, परिमाण समान किंतु चिन्ह विपरीत अर्थात विजातीय आवेश हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत विध्रुव। अब वैद्युत विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल अर्थात Q × 2a, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत विध्रुव का आघूर्ण। ये उसका परिमाण है, इसको P से व्यक्त करते हैं। ये एक सदिश राशि होता है। P क्या होता है? एक सदिश राशि होता है, अर्थात इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। तो परिमाण तो आपने देख लिया Q × 2a, ठीक है, परिमाण तो Q × 2a। Q क्या है? आवेश। 2a क्या है? दोनों के बीच की दूरी। तो ये परिमाण हो गया। और अब बात आती है दिशा की, तो इस P की दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। यानी कि ये देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये P की दिशा होगी दोस्तों। माइनस से प्लस की ओर होती है P की दिशा, ठीक है। अगर मुझे इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, सदिश रूप में लिखना हो, तो हम इस तरह से लिखेंगे P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q × 2a साथ में P कैप। तो ये P कैप क्या है? ये एकांक सदिश है जिसका परिमाण 1 है, परंतु इसकी दिशा जो है, ठीक है, दिशा -Q से +Q की ओर है, ठीक है, इस सदिश की दिशा। तो ये सदिश रूप हुआ, ये इसका परिमाण बताने वाला सूत्र हुआ कि P का परिमाण क्या होगा, अर्थात विध्रुव आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। दोस्तों, अगर आप वैद्युत विध्रुव के एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं तो काफ़ी सारे अणु केमिस्ट्री में एग्जाम्पल्स के रूप में हमें मिल सकते हैं। जैसे HCl को देख लो आप, ये एक वैद्युत विध्रुव है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है काफ़ी अधिक विद्युत ऋणी तत्व है हाइड्रोजन की तुलना में। तो इसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एग्जैक्ट बीच में न होकर के क्लोरीन की तरफ खिसका होता है, इसलिए ये ऋणावेशित होता है ना भाई, आंशिक ऋणावेश, और यहाँ पे आंशिक धनावेश होता है, क्योंकि वो युग्म है वो उधर खिसका होता है, पूरी तरह से ये टूट के अलग नहीं हुए होते, इसलिए इसमें आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश आपको दिखाई दे रहा है। यानी ये प्लस माइनस में बढ़ चुका है, यानी द्विध्रुव के रूप में ये रहता है। परंतु यही यदि मान लो Cl2 की बात करें, अब Cl2 एक ऐसा अणु है जिसमें दोनों परमाणु क्लोरीन के Cl अब दोनों की शक्ति बराबर है, दोनों की विद्युत ऋणता बराबर है। ऐसे में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो बीच में रहेगा तो प्लस माइनस में विभक्त नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे विभक्त हो गया, यहाँ पे क्या है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, तो कायदे से बीच में रहना चाहिए भाई, दोनों की शेयरिंग हो रही है तो, किंतु ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेता है, तो ये बेचारा थोड़ा सा धनावेशित हो जाता है और ये ऋणावेशित हो जाता है, थोड़ा ये उधर खिसक जाता है। तो दो ध्रुव बन गए, तो ये विद्युत विध्रुव का निर्माण हो गया समझो। और इन लोग उसी रूप में रहते हैं, ये उस रूप में नहीं रहते। यहाँ पे विद्युत विध्रुव बना नहीं है क्योंकि अभी प्लस माइनस के रूप में बटे नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एकदम बीच में है। हाँ, परंतु जब आप इनको विद्युत क्षेत्र में रख दोगे तो ये थोड़े से बट जाते हैं, यानी कि तब वो विद्युत विध्रुव के रूप में स्थापित हो जाते हैं। प्लस माइनस का केंद्र जो है वो विभक्त हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से ये वैद्युत विध्रुव के एग्जाम्पल आपने देखे, परिभाषा देखा आपने, सूत्र देखा, और ये उसका सदिश रूप है। अब हम बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपको P का विमीय सूत्र चाहिए तो आपको Q का विमीय सूत्र और A का विमीय सूत्र चाहिए होगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो नंबर है, उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, ठीक है ना भाई। तो Q के लिए अपन क्या लिखेंगे? तो आप सभी जानते होंगे I = Q/T, धारा = आवेश बटे समय, विद्युत धारा = आवेश बटे समय,
तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT। I के लिए मात्रक हम लोग यूज़ करते हैं एम्पियर और समय के लिए T। ठीक है, तो आवेश का मात्रक हो गया AT। ठीक, आवेश का मात्रक देखो, ये जो Q दिख रहा है ना, उसका मात्रक हो गया AT और साथ में 2A। 2A क्या है? एक लंबाई है, दोनों के बीच की दूरी तो है, और इसी 2A को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। और लंबाई के लिए अपन क्या लिखते हैं? L। M का नामो निशान नहीं है तो M0 लिख लो आप, M0 L TA। ठीक है, AT को अपन TA भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये विमी सूत्र तैयार हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। दोस्तों, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है, कहीं पर भी कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अगर मात्रक की बात करें दोस्तों, तो चार्ज का मात्रक कूलॉम, बाजू में दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलॉम मीटर। ठीक है, इस तरीके से ये इसका मात्रक हो गया दोस्तों। ये डैश है ना, इसको माइनस नहीं समझना है, ये डैश लगा है। आप चाहे तो ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं कूलॉम मीटर, और कई जगह पे डैश लगा के लिखे रहते हैं, तो ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइनस नहीं है, इसको आप कूलॉम मीटर ही पढ़ेंगे। ठीक है, कूलॉम मीटर, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक सदिश राशि होता है और जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ठीक, और इसका आपने विमी सूत्र भी देखा, एग्जाम्पल्स भी देखे आपने। और आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जो भी डेफिनेशंस, कंसेप्ट आपको बतलाए गए वो आपको आसानी से समझ में आए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।